आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मेरी आपने एक वीडियो देखी होगी जो कराची के मुतालिक थी, और उसको आपको सुनने में भी मज़ा आया होगा और हकीकत से भी आपको मालूम हुआ होगा। मैं ये जो वीडियो मेरी बनती है, ये मैं अपनी ज़बान में अपनी स्टाइल में बताता हूँ, ताकि लोगों को अपनी स्टाइल में बताएंगे, ताकि लोगों के तक वो उनके जाके दिल में चुभे। आज जो मौजू है मेरे पास ये है, आज पाकिस्तान पूरे में गूंज उठी है कि ये जो आज की जो ज़बरदस्ती की कैबिनेट है इम्पोर्टेड, उन्होंने एक फ़ैसला किया है, एक कमेटी बनाई है कि जिसके अंदर कल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसमें उन्होंने, जज साहब ने फैसले में तो नहीं लिखा, लेकिन किसी एक दो जज ने अलग से नोट करिए कि इनके ऊपर आर्टिकल 6 का तहत मुकदमा चला जाए इमरान खान के खिलाफ। तो आपको पता है कि आर्टिकल 6 में अगर सज़ा होती है तो ज़्यादा में ज़्यादा सज़ा जो है वो सज़ा मौत है। तो ये लोग आज बहुत बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन इनको ये पता नहीं है अगर जजमेंट पूरा पड़े तो वो जजमेंट का हिस्सा नहीं है, वो एक इनका ऑब्जर्वेशन का हिस्सा है कि भाई एक जज या दो जज ने हटकर फैसले में लिखा है कि आर्टिकल 6 थी। तो इनकी तो बड़ी उम्मीदें होती है, लेकिन ये आर्टिकल 6 की बात आई तो मैं आपको बताऊं कि मुसलमानी हमारे इस्लामी ममालिक है, वहाँ यही होता है। सबसे पहले आप यहाँ देखें तो जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने एज ए वज़ीर आज़म जो हमारी एटमिक जो असला बनाया, एटम बम बनाए, तो किसिंजर ने आके यहाँ कहा था भुट्टो साहब को कि आपको हम ऐसा इबरतनाक सबक सिखाएंगे कि जो दुनिया देखेगी। लेकिन भुट्टो साहब ने नहीं माने। भुट्टो साहब ने अपना काम पूरा किया और पाकिस्तान को आज सारे दुश्मनों से महफूज करके रख दिया। लेकिन आज की जो उनकी वारिस हैं वो तो इसी बात पे तुले हुए हैं कि हमारे नाजायज़ पैसे रुपए जो भी बाहर है प्रॉपर्टियाँ, उसका हमारे हिसाब किताब हो जाए, बाकी पाकिस्तान जाए भाड़ में। हम तो जैसे ये होगा ऐसे हम तो हवाई जहाज उड़ के लेके बैठ के चले जाएंगे। लेकिन भाई कभी कभी देखें ना, नमरूद ने तो जन्नत बनाई थी और इतनी आला से इतनी बहुत बेहतरीन जन्नत बनाई थी, लेकिन वो दुनियावी जन्नत थी। तो जब वो अपनी जन्नत को देखने गया तो अभी घोड़े की उतर रहा था, घोड़े के ऊपर सवारी करी थी, तो जब उतर रहा था तो एक पैर उसके उतरने के उसमें था और एक पैर उसके ऊपर ही था। तो वहीं अल्लाह के हुक्म से फरिश्ता ने उनकी रूह कब्ज़ कर ली, तो वो अपनी जन्नत नहीं देख सका। तो यही हाल है कि आप जितना भी कर ले तो अल्लाह कहते हैं जिसको अल्लाह चाहे उसको साज को आँच नहीं है। तो अल्लाह जिसको चाहता है उसको कोई नहीं खराब कर सकता। अब ये जो सिलसिला चला तो मैंने कहा नहीं, जैसे भुट्टो साहब को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को, और भुट्टो साहब का एंड क्या हुआ आखिर में? ज़बरदस्ती का केस जलाया, झूठे गवाह हुए, जाली केस बनाया और इसके ऊपर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ज़ाहिरी में तो यही था और आकर उनको सजाए मौत देकर इस दुनिया से छोड़ा गया। लेकिन अजब बात है कि भुट्टो साहब के जो खास चहीते नागजोल पार्टी के बन रहे हैं, वो भुट्टो साहब कोशिश करते रहे, कई दफ़ा उन्होंने मैसेज भी दिए कि आप लोग बाहर निकलो तो कुछ मेरे हक में होगा। लेकिन एक भी आदमी बाहर नहीं निकला। जो गरीब बियाले थे उन्होंने तो अपने आप को आग लगा ली, लेकिन जितने भी जागीरदार वडेरे थे ना भुट्टो साहब की पार्टी में, जो बड़े बड़े वज़रा भी थे फेडरल कमेटी में, उसमें दूसरे तीसरे में, तो वो एक भी नहीं निकला और भुट्टो साहब को बेचारों को फांसी चढ़ा दी बड़ी बेदर्दी से। खैर अल्लाह पाक उनको, भुट्टो साहब को तो बहुत ही उनका दर्जा बुलंद करेगा और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि उन्होंने जो इस्लाम के लिए बात करी थी, इस्लामी कॉन्फ्रेंस पूरी बुलाई थी पाकिस्तान के अंदर, और ये सारी बातें जो इस्लाम की खिदमत थी उसके सिले में उनको अल्लाह पाक ने वहाँ
मेरा यकीन है और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों का यकीन है कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो वहाँ पर अपने जन्नतुल फिरदौस में होंगे वो। तो ये बात है। तो अच्छा, फिर मैं दूसरा बताऊँ आपको कि दूसरा है कि मैं 1997 में नाइजीरिया के एक मालूमाती दौरे पे जा रहा था। तो जब मैं इस्लामाबाद था तो इस्लामाबाद में एक दफ़ा मुझे ये हुआ कि मैं नाइजीरिया का एम्बेसी का विज़िट करूं। जब विज़िट करूं तो मैंने वहाँ जो लिटरेचर देखा तो लिटरेचर के अंदर यानी सबसे दुनिया में ज़्यादा ग्राउंड नट जो पैदा होता है नाइजीरिया में होता है। ने वहाँ बगैर हल चलाए, बगैर कुछ करे, बगैर खाद दिए वो ज़मीन इतनी है काश्तकारों के लिए या इस फ्रूट के लिए कि वो ज़मीन की जब बारिश आती है तो वो वैसे ही ग्राउंड नट को फेंक देते हैं, वो उगती है। तो लेकिन वो भी मैंने देखा तो इतने बड़ी थी, यानी कि एक उंगल जितनी वो मूंगफली थी जो ग्राउंड नट थी और अंदर खूबसूरत थे। तो मेरा भी दिल हुआ कि मैं भी जाके देखूं, इसका स्टडी करूं और मैंने वहाँ वीज़ा अप्लाई करा। मुझे वीज़ा शायद उसी दिन या दूसरे दिन मिल गया। तो जब मैं यहाँ से गया तो एक शायद इथोपियन एयरलाइन नहीं जा रही थी वहाँ, तो उसमें मैं गया और जब इनका कैपिटल है इथोपिया का तो वहाँ सुबह हम लैंड नहीं हम ये दुबई के एयरपोर्ट के ऊपर हमको ट्रांसिट करना पड़ा था, दूसरी वहाँ से फ़्लाइट मिल रही थी। तो वहाँ गया तो मैं खूब देखा कि बाज़ार भी इसकी क्या कहते हैं कस्टम फ्री ड्यूटी की जो, लेकिन आदमी कितना देखे। मैं थक के एक बेंच के ऊपर बैठ गया तो मुझे ज़रा नींद का झोंका आ गया। इतनी देर में क्या देखता हूँ कि एक आदमी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा है, एक अरब सादे ड्रेस में यूनिफॉर्म में, उनका इंटेलिजेंस का आदमी था। मुझे कहा वो मिस्टर बलोच, यू आर बलोच? फिर कि यस सर मैं हूँ, आप चले मेरे साथ। मैं हैरान हो गया। मैंने जब वहाँ गया तो वो मुझे इधर उधर पता नहीं कहीं भूल-भुलाए से होते हुआ डायरेक्ट जो एयरपोर्ट की ज़मीन थी वहाँ ले गया। वहाँ सबका सामान तो लगेज था वो दूसरे जगह से शिफ्ट हो गया था, लेकिन मेरी वो मेरी वो कपड़ों की जो बैग थी वो वही थी। उसने कहा कि ये आपकी बैग है? मैंने कहा जी हाँ सर, दिस इज़ माई बैग। तो इसने कहा ओपन इट। तो मैंने उसको खोल दी। तो मैंने उसको पहले कहा कि साहब इसमें मेरे वहाँ जितने रोज़ मैं ठहरूँगा नाइजीरिया में तो इतने ही दिन के मेरे पास क्लोथ है पहनने के, और कोई नया एक भी नहीं है। सब मेरे जो मैं रोज़ाना रूटीन में पहनता हूँ वही है मेरे पास सूट मेरे। उसने कहा नहीं ये ओपन। खैर मैंने उसको खोल दी। जब उसने मेरी बैग देखी तो कुछ नहीं मिला। उसने कहा कि अच्छा सॉरी बेटा आप जाइए वहाँ बैठे थे। मैं गया तो फिर वो मैं वसवसे में था कि यार ये क्या मेरे साथ हो रहा है, क्यों इतना ये लोग रख रहे हैं। तो इसके बाद हम अलल सुबह दूसरे रोज़ इथोपिया की एयरलाइन से हम इथोपिया के जो कैपिटल है वहाँ पहुँचे। वो बड़ी आलीशान होटल और बड़ी गिलरी, वो हो क्या खूबसूरती कि अपने को यूँ लगे कि जैसे हम जन्नत पे बैठे हैं। तो वहाँ पे एक अपने बड़ौदा के गुजराती साहब थे, एक हिंदू। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब उन्होंने देखा नहीं कि ये आदमी भी हमारे जैसा है, कोई अच्छा आदमी नहीं, तो उसने कहा कि साहब मैं गुजरात से मेरा ताल्लुक़ है और मैं यहाँ लागोस के अंदर जो बड़ी टेक्सटाइल मिल है उसका मैं जनरल मैनेजर हूँ। तो मैं अभी इंडिया गया था वेकेशन में, तो अब इधर जा रहा हूँ। तो आप यहाँ कैसे आए? मैंने कहा सर मैं ये लागोस आ रहा हूँ और मुझे ये एग्रीकल्चर के उसमें मैंने देखा। उसे हो सर आप गलत आए या ये वो। तो जब मुझे कहा कि अल्लाह ये क्या, तो उसने कहा कि यहाँ तो भाई ज़बरदस्ती और इतनी मारामारी है, इतना करप्शन है कि आप लेकिन चलो आपने कोई होटल बुक कराई? मैंने कहा नहीं मैंने होटल भी नहीं बुक कराई। मैंने क्या वहाँ जाके देखेंगे? तो उसने कहा कि ठीक है चलो मेरे साथ चलो, क्योंकि मुझे मेरी फैक्ट्री से मुझे मेरी कार लेने आएगी तो मैं उससे जाऊँगा, आपको भी एक अच्छी होटल में ठहरा दूँगा। लेकिन वहाँ जब उसके अंदर गए हम चेकिंग में, तो जैसे अपने यहाँ FIA की होती है, तो वहाँ जब हम गए तो देखा तो
चलें, ये तो लंबा किस्सा है, बीच में ऐसे किस्सा आ गया था तो मैंने आपको बता दिया। तो बहरहाल तो वहाँ मैंने जब एयरपोर्ट पे उतरा था लागोस के, तो उसके ऊपर लिखा था मोहम्मद एयरपोर्ट। मैंने क्या यार, ये मोहम्मद तो अपना मुसलमान का नाम है, ये क्या हो सकता है। तो फिर मैं वहाँ होटल हेरिटेज बिठाया था, जो फैमिली होटल थी। तो वहाँ का एक रूम बॉय था, वो था मुसलमान, उसका नाम था इदरीस। तो मैंने उसको कहा, बेटा मैंने क्या ये मोहम्मद क्या एयरपोर्ट है? तो कहा, हाँ साहब, जहाँ इतनी करप्शन है कि हद से ज़्यादा है। लेकिन जब मोहम्मद साहब आए हमारे यहाँ उस आर्मी के विकूप में, वो भी आए थे, वो भी आर्मी के जनरल थे। वो आए जब, उन्होंने इतना करप्शन ख़त्म कर दिया कि बिल्कुल करप्शन बिल्कुल ख़त्म हो गया था। लेकिन जो करप्ट लोग थे उनको तो अपने इंटरेस्ट में था। और फिर ये आपके जैसे अमेरिका बहादुर है, अमेरिका भी बहादुर भी नहीं चाहते थे कि वहाँ ऐसा आदमी ना हो। तो उन्होंने क्या करा कि वो बोले कि 6 महीने में उन्होंने इतनी यहाँ खुशहाली लाई है, और 6 महीने बाद उनको गोली मार के शहीद कर दिया गया। तो उनके नाम से ये एयरपोर्ट है। अच्छा, तो वहाँ इतनी मतलब कि मुसलमानों को, जहाँ देखो दुनिया में, अगर कोई भी मुसलमान अपने मुल्क के लिए खड़ा होता है, अपनी कौम के लिए खड़ा होता है, तो उसको इबरत अंजाम दे देते हैं। आप इसी देखा कि आपने सदर सद्दाम हुसैन का, इसी तरह जनरल अपने लीबिया के गद्दाफी साहब का। तो ये हमेशा मुसलमानों को इसी तरीके से अपनी कौम के हाथ से मरवाते हैं, और इनके पीछे ये होते हैं, इनके बैक में ये होते हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान में भी अब इनके पास ये है कि इमरान खान जो है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक अपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तो उन्होंने देखा कि ये तो जहाँ जाता है, यूनाइटेड नेशंस में जाता है तो भी इस्लाम की बात करता है, और तमाम इस्लामी कॉन्फ्रेंस में भी उसने अच्छा पार्ट लिया और तमाम को करीब लाया। अब तुर्की में अच्छे रिलेशन करे, उसने मलेशिया में अच्छे रिलेशन करे। तो ये सब अमेरिका देख रहा था, और अमेरिका ने फिर एक मौका देखकर कहा कि भाई इमरान खान साहब का तख्ता पलट दिया। और तख्ता भी कैसे पलटा, जैसे मैं कह चुका हूँ कि जब भी पाकिस्तान पलटा होता है तो कौन सी यूनिट 12 की कहलाती है, वो कोई आर्मी की टीम आती है और वो सब पर कब्जा करती है, प्राइम मिनिस्टर हाउस पे करती है, और अपने टीवी स्टेशन पे करती है, रेडियो पाकिस्तान पे करती है, हवाई एयरपोर्टों पे कब्जा करती है। तो इस तरीके से कब्जा करते हैं वो लोग। तो बहुत लंबी दास्तान है मुसलमानों का, हिस्ट्री भरी हुई है। तो अब जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने आज कल या परसों एक मुकदमा था, उसका केस था, उसका एक उन्होंने अपनी तरफ से एक क्या कहते हैं फुल जजमेंट था। वो पहले जो जजमेंट सुनाया था वो पार्टली सुनाया था, अब वो जजमेंट आ गया पूरा, वो सुनाया है। तो उसमें 1-2 जजों ने रिमार्क्स लिखे हैं कि इनके जिसने आइन तोड़ा है इसके खिलाफ, जैसे कि सदर पाकिस्तान हो गए, हमारे स्पीकर डिप्टी स्पीकर हो गए असेंबली के, हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, कि इनके खिलाफ 6 का आर्टिकल 6 का मुकदमा चला जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इस तरीके से इनके ऊपर केस चला जाए, लेकिन हमारे वो जो है ना मुछड़, हमारा क्या कहते हैं वज़ीर दाखिला जनाब इज़्ज़त माब वो क्या कहते, क्या नाम है, राना सनाउल्लाह साहब। तो राना सनाउल्लाह साहब ने वो बात रखी। अच्छा, इनके देखें वो पढ़े लिखे लोग भी, वो इनका जो वज़ीर कानून है अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है, वो शायद एडवोकेट भी है, तो वो भी इनके साथ मिला। और आज कैबिनेट की मीटिंग भी स्पेशल हुई और उसमें इनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा दायर करने का फैसला हुआ। तो अब उनके लिए कमेटी बना दी है और वो कमेटी करेगी। तो भाई ऐसा बहुत ही आसान नहीं है। अगर आपने इस तरीके से हरकत करी तो इससे पहले कई लोग इसे अंडर आर्टिकल 6 में आएंगे। जैसे कि हमारे एक मिनिस्टर ने कहा था कि फंदे कम पड़ जाएंगे और गले ज़्यादा होंगे। तो ऐसा नहीं कि आपको ये भोग पड़े, क्योंकि
अगर आपने आर्टिकल 6 लगाने की कोशिश की तो इस तरह का एक तो लगता नहीं है कोई भी कानून दा। हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हमारे बैरिस्टर एहतजाज हसन साहब है, माहिर कानून है, उन्होंने भी कल टीवी के इंटरव्यू में कहा कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता, इसमें आर्टिकल 6 के तहत केस आ ही नहीं सकता। लेकिन आर्टिकल 6 अब मैं बताऊं कि कहाँ लग सकता है। मैं ये बताऊं कि जिस दिन इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म करी तो रात को 12 बजे कोर्टें, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसके ऑर्डर से खुली, तो उसको भी आर्टिकल 6 लगेगा, क्योंकि वो भी आइन की खिलाफ वर्जी थी। आइन में कहीं नहीं लगा कि किसी के मेरे कहने से या नथु गेरे से कहने के वजह से सुप्रीम कोर्ट आ जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर 100 मोटो एक्शन लिया, और उस 100 मोटो एक्शन के अंदर उन्होंने जिस तरीके से हमारी जो पार्लियामेंट की जो एक वो है सॉवरेनिटी, उसको किस तरीके से बर्बाद किया उन्होंने। जैसे कि एक कहते हैं ना कि रजिया गुंडों में फंस गई, इस तरह हमारी पार्लियामेंट ये चीफ जस्टिस साहबान और दूसरे जो नामालूम जो लोग थे इनके दरमियान फंस गई, और वहाँ इन्होंने मुदाखलत की और वहाँ कहा कि ये वो आप नहीं कर सकते, और आप इसको इस तरीके से करें, आप इनका तमाम को बोलने का मौका दें और तमाम का ये करें, और इतने बजे से इतने बजे तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें। तो ये तमाम जो लोग करने वाले थे इनके लिए भी सजाए मौत हो सकती है। तो इसमें तो बहुत आगे अगर बात करोगे तो बात दूर तक जाएगी। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ऐसी छिछोरी बातें ना करें। अच्छा, क्योंकि ये लोग जो है ना, मैं शुरू में मैंने एक यूट्यूब में मैंने कहा था कि ये जो नवाज शरीफ, हमारे आसिफ अली जरदारी साहब, हमारा बिलावल भुट्टो साहब, हमारे ये क्या नाम भाई का, शहबाज शरीफ साहब, हमारे ये उनका बेटा हमजा शरीफ साहब, तो ये सारे तो उसमें आ जाते फिर तो। और आपने देखा, आपने एक बात नहीं देखी होगी कि जब हमजा शरीफ साहब जब आते हैं टीवी पे दिखाते हैं तो कोई एक बदमाश ना चलता हो इस तरह के सीना चौड़ा करके यूं यूं हाथ करके चलते हैं, और उनके ऊपर पूरे के पूरी एक तकब्बुर उनके ऊपर छाया हुआ है। तो अल्लाह को तकब्बुर तो पसंद ही नहीं है, क्योंकि मैं के आगे छुरी है। अगर कोई कहता है ना मैं हूँ, तो मैं के आगे छुरी है, समझे। तो ये तकब्बुर भी अच्छे नहीं है, और आप अपने भी गले तैयार रखें, क्योंकि एक ज़माना तो ऐसा आएगा, इमरान खान को आप अगर सजाए मौत तो अवल दे नहीं सकते। अगर एक इमरान खान को होगा तो उसके आगे 10 गले आएंगे, समझे। अब वो इमरान खान नहीं है, अब तमाम मुस्लिम उम्मत का ये हमारा लीडर है। और अगर इसके तरफ आँख किसी ने गलत आँख से भी देखा ना तो उसकी आंखें निकाल ली जाएगी। तो मेरे भाई, हम कोई ऐसा नहीं है कि ना करें, लेकिन आप सबक लो, आप अपनी वो करो। आपने जिस तरीके से पाकिस्तान की दौलत लूटी है, अरबों खरबों रुपए लूटे हैं, तो इसके लिए तो आपको सजाए मौत हो। अगर दूसरा पाकिस्तान के दूसरा कोई मुल्क होता, ये अंग्रेज़ों का ही मुल्क होता, अमेरिका का होता है, दूसरों का होता, तो वो लोग तो कद से फांसी चढ़ा देते ऐसे लोगों को। तो आप ऐसी बातें ना करें, अपनी औकात को पहचानें। आप किसी के सहारे आइए और उनके सहारे चले भी जाओगे इंशाल्लाह। आप हमेशा नहीं रहते, समझे। तो बस यही मेरे कहने का था आज का मकसद, कि भाई इस तरीके से ना करो, पाकिस्तान को चलाओ सही तरीके से, और आप अपनी गद्दी छोड़ो। और अगर आप फौरी इलेक्शन का डिक्लेयर करो, ताकि इलेक्शन हो जाए तो आपके साथ ये मामला भी तय हो जाएगा, जो भी सही हुकूमत आएगी आ जाएगी।